बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल्स हम कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसके अंदर हम लोग कौन से टॉपिक पढ़ रहे थे? एंजाइम्स। एंजाइम्स पढ़ रहे थे, है ना। एंजाइम्स को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये मैम। अब मेरे को बताओ, होमवर्क करके आए हो? होमवर्क क्या दिया था? राजकुमारी, होमवर्क क्या दिया था बेटा? मैम कल मैंने शाम को क्लास नहीं लगाई थी, वो लाइट नहीं थी ना इसलिए। अच्छा, हरीश, होमवर्क क्या दिया था बेटा? वो तो था। चलो, मतलब नहीं करके आए हो, है ना। मतलब नहीं करके आए हो, है ना। चलो, मैं तुमको रेपरकशन दिखाती हूँ होमवर्क ना करने की क्या होता है। अगर तुम होमवर्क करके आते नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम्स के बारे में लिखा है। हाँ, बताना मैंने, वो मैं तेरे को पढ़ाई नहीं अभी, प्रोटीन बस एंजाइम इंट्रोड्यूस कराया था, तो वो तुझे करना है। होमवर्क करके आया? होमवर्क में तो नहीं था ये क्वेश्चन। यही था दिया क्वेश्चन, ये दिया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है। नॉन प्रोटीन, अच्छा ठीक है, ठीक है। राइबोसोम की बात कर रहा है वो, ठीक है। ऑलराइट, ये करके आया। क्वेश्चंस नहीं करके आए तुम? ये वाले भी मैंने बताए थे, बताए थे भाई मैंने, मुझे याद है। अगर तुम क्वेश्चन करके आते तो कम से कम तो 10 क्वेश्चंस करके आते। मैं तुमसे पूछ लेती तुम्हें कौन सा नहीं आता, हम डिस्कस कर लेते, तो तुम्हारे 10 क्वेश्चन प्रिपेयर होते। अब तुमने किए नहीं है तो तुम्हारे पे बर्डन हो गया, तो अब तुम्हें 84 प्रिपेयर करने हैं, शायद तुमको 74 करने होते हैं। ये इसका नुकसान होता है। तो तुम धीरे धीरे अपने आप देखोगे जब चैप्टर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, आज होमवर्क कर लेना, तो अभी भी बच जाओगे। नहीं तो फिर एक से दिन बैठोगे 84 करने के लिए और समझ कुछ आएगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है। बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं फोर्स नहीं करती। मैं समझा सकती हूँ कि नुकसान क्या है, बाकी तुम खुद करोगे। तो हम इस चैप्टर के इस पॉइंट पे थे और हम यहाँ से पढ़ लेते हैं कि हमने एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन कर लिया था। बायो मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल का बेसिक डिफरेंस तय कर लिया था। प्रोटीन्स कर लिए थे। यस मैम। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन करा था। यस मैम। एसिड करे थे। यो मैम। अब नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, मोनोमर एंड पॉलीमर का कॉन्सेप्ट हम हर किसी के साथ कर रहे हैं। प्रोटीन के साथ हमने कर लिया, न्यूक्लिक एसिड के साथ हमने कर लिया, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट का रहता है। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा कॉन्टिन्यूस है, हर टॉपिक के साथ ये आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको ये नहीं समझना ये हो नहीं रहा, ये तो कंटिन्यू चल ही रहा है। यो मैम। ठीक है, आज हम लोग जा रहे हैं एंजाइम की तरफ। इसका हाफ पार्ट आप कर चुके हो, हाफ की इंट्रोडक्शन ही कर चुके हो, थोड़ा टाइम लेता है एंजाइम, लेकिन आप एक 4 नंबर का क्वेश्चन कर चुके हो, वो जो चार्ट से आता है ना। आज उसका हम उसके 2 PYQs भी लगाएंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं क्लास में लगाएंगे, ठीक है। तो एंजाइम्स आज आपको कंटिन्यू करना है। उसके अलावा ये जो टॉपिक है ना, लिविंग स्टेट, मेटाबॉलिज्म, डायनेमिक स्टेट ऑफ द बॉडी, ये वाले जो टॉपिक है, इट्स लाइक थोड़े थोड़े बीच बीच में आते हैं वर्ड्स, तो इनको हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो टारगेट है हमारा एंजाइम, जिससे अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो एंजाइम से क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है। मतलब इस चैप्टर को अगर किसी एग्जामिनर ने खोला है तो एंजाइम से एक क्वेश्चन जरूर डालेंगे, फिर इट्स लाइक 4 मार्क्स एक तरह से कंपलसरी है इसमें। मैंने ऐसा कोई पेपर देखा ही नहीं है जिसमें बायोमोलिक्यूल चैप्टर हो और एंजाइम से क्वेश्चन आए, चाहे वो नर्सिंग का हो, चाहे वो स्कूल ग्रेजुएशन का कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे पोस्ट ग्रेड भी हो। अगर बायोमोलिक्यूल आ रहा है तो एंजाइम से क्वेश्चन आता है। तो मैं लेके चल रही हूँ 4 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा, ठीक है। यो मैम। यस मैम। तो वो जो बेसिक पॉइंट्स थे आज उसको पढ़ लेते हैं। सॉरी, मैं इसको रब करना भूल गई। 2 शीट्स है, 2 शीट में आपको ये क्यों करा रही हूँ मैं, तुमको ये ऑलरेडी पता है, आई एम प्रीटी श्योर तुम्हें पता है। इट्स जस्ट दैट हम इसे ये इसलिए कर रहे हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो तुमको स्टेटमेंट आनी चाहिए, समझ है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पढ़े फटाफट। यो मैम। ठीक है बेटा, देखो स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। सो नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। मोनोमर का मतलब ये नहीं होता है ओनली टॉकिंग अबाउट अमीनो एसिड। मोनोमर का मतलब क्या होता है? इट्स अ सिंगल यूनिट, किसी भी चीज की सिंगल यूनिट, हाँ ठीक है। अब चाहे मैं बोल दूं ये छोटी छोटी जो यूनिट है, दिस इज अ अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड भी एक मोनोमर है। अगर मैं बात कर लेती थी डीएनए की बात कर रही थी जब मैं, है ना, तो डीएनए भी मिलके किससे बना होता है? छोटे छोटे डब्बों से मिलके बना है ना।
छोटे छोटे डब्बे होते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड, यस मैम। तो ये भी मोनोमर है। तो मोनोमर का क्या मतलब होता है? छोटी छोटी सिंगल यूनिट, दैट इज मोनोमर। मोनो का मतलब भी तो सिंगल ही होता है ना, राइट? तो मोनो का तो मतलब ही सिंगल होता है, तो इसे हम कहते हैं मोनोमर। बहुत सारे मोनोमर जो एक के पीछे एक लग जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? पॉलीमर। पॉलीमर। Polymers. दे फॉर्म द पॉलीमर। जब मैं कह रही हूँ पॉलीमर, दैट मीन्स आई एम सेइंग मेनी, पॉली मीन्स मेनी यूनिट्स, राइट? अब जब तुम कार्बोहाइड्रेट करोगे ना, वहां पे तुम स्पेसिफिकली पढ़ोगे कि यार जो पॉलीमर होगा ना, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसके 9 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तब हम उसको पॉलीमर बनाते हैं। तो जब वहां आएगा तब पढ़ेंगे, अभी के लिए मोनोमर एंड पॉलीमर का छोटा सा कॉन्सेप्ट था। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बायोमॉलिक्यूल, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें बायोमॉलिक्यूल्स है। क्यों बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते थे? बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स इन सेल, यही होता था ना। जी मैम। तुमको पता है जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं कि मोनिना से स्टार्ट हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि है क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोटिस्टा क्या होता है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल। बेशक एक सेल से बने हैं, लेकिन ये एक सेल से बने हैं तो लिविंग बीन है, तो इसके अंदर भी बायोमॉलिक्यूल्स तो आपको मिलेंगे, राइट? यही बात वो यहाँ बोल रहा है, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बायोमॉलिक्यूल्स, राइट? एंड प्राइमरीली ये जो बायोमॉलिक्यूल्स है मिल मिला के बेसिकली पॉलीमर्स की फॉर्म में आपको मिलते हैं वहां पे, ठीक है? जनरली मोनोमर यूनिट पॉलीमर की फॉर्म में आपको मिलते हैं। नाउ व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है छोटे छोटे मोनोमर यूनिट का एक दूसरे के साथ जुड़ना ताकि वो पॉलीमर की चेन बना सके, उसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। समझ आया? यस मैम। जैसे ये धागा है, इसके ऊपर तुमने मोती लगाया, 1 मोती, 2 मोती, 3 मोती, 4 मोती, बहुत सारे मोती लगा दिया, तो अब ये क्या बन गया? नेकलेस। यस मैम। तो यस। नेकलेस फॉर्म करने का जो प्रोसेस था, मैं क्या बोलूंगी? तुमने नेकलेस बनाया, तो मैं बायो के सेंस में बोलूंगी कि प्रीति डिड पॉलीमराइजेशन व्हिच फॉर्म्स अ नेकलेस। समझ आया? योयो मैम। Yeah, ma'am. गुड। नाउ मोनोमर्स आर नथिंग बट द स्मॉलर यूनिट्स। मोनोमर छोटी छोटी यूनिट होती है जो अलग अलग बॉन्ड से कंबाइन होती है। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोमॉलिक्यूल में क्वेश्चन यहाँ से आएगा, बॉन्ड से। कैसे? अगर मैं बात कर रही थी एग्जांपल के तौर पे, दिस इज अ प्रोटीन ना, तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कौन से बॉन्ड से जुड़ा है? पेप्टाइड Peptide बॉन्ड। bond. और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कौन से बॉन्ड से जुड़ा है? डायस्टर बॉन्ड। 3,5 phosphodiester bond. हाँ, ये इसने सही बोला, 3'5' फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। डेटा फॉस्फो खा गई थी, है ना? गलत नहीं बोल रहा यार, ये तेरे को ABCD ऑप्शन में मिल जाएगा, तो बॉन्ड सही बोला है, ठीक है? तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो तुम देख रहे हो ना, दोनों के बॉन्ड अलग है, मोनोमर है लेकिन दोनों के बॉन्ड अलग बने हैं, है ना? तो वेरियस मोनोमर एक दूसरे से ढूंढते हैं थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड्स। क्लियर? यस। Yeah. नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ मैं, ठीक है? देखो नाउ डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। बेटा मेटाबॉलिज्म क्या होता है? 1 करोड़ साल पहले से पढ़ रहे हैं हम। All chemical reaction taking Sum place of all the inside. chemical reactions ऑल केमिकल रिएक्शन कहाँ? तुम्हारे चाय के ग्लास में पूरा दिन बोलते। inside the body. हाँ, ऑल केमिकल रिएक्शंस। ओपन एंडेड आंसर छोड़ देते हैं, खुद कंप्लीट कर लो। ऑल केमिकल रिएक्शंस इनसाइड अ लिविंग बीइंग। अब लिविंग बीइंग एक सेल का है तो उसके एक सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है, हम मल्टी सेलुलर है तो हमारे हर सेल के अंदर और सेल आपस में रिएक्ट करके जो भी रिएक्शन कर रहे हैं, सारे रिएक्शन को टुगेदर, मेरे सर से लेकर मेरे पेट से लेकर मेरे आईज में जितने केमिकल रिएक्शन है सबको टुगेदर मैं बोलूंगी मेटाबॉलिज्म, ठीक है? सारे केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं। तो सिर्फ खाने को तोड़ना इज नॉट मेटाबॉलिज्म। कहते हैं ना मेटाबॉलिज्म किसका वीक है, तो तब हम ये इतनी बात कर रहे होते हैं सिर्फ खाने के रिस्पेक्ट में कि किसी का मेटाबॉलिज्म ना बहुत फास्ट है तो उसका खाना उसको ना जल्दी से खाना नहीं लगता है ना, वो उसका वेट जल्दी पुट ऑन नहीं होता। इसका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो इसका वेट पुट ऑन होता है, तो हम वहां पे लूज वर्ड यूज करते हैं। एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म सारे केमिकल रिएक्शन है। ओके? Yeah. यस मैम। करते हो ना, सुना ही होगा तुमने यार, बच्चों के साथ तो अक्सर होता है। कोई बच्चा पतला हो गया, कोई बोल दे खाना नहीं खिलाते, बोलेंगे इसका मेटाबॉलिज्म Yeah, टेंशन ma'am. है। ऐसे बच्चा खाना भी नहीं खा रहा है। खाना से याद आया, शुरू आई है। अरे कल मैंने इसकी मम्मी को शिकायत लगानी थी, भूल गई मैं। आइए शुरू, नहीं आई है, ये बीमार चल रही है यार, ये खाती नहीं है फिर ये बीमार हो जाती है। ओके चलो कोई ना, करते हैं बात।
सो मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट द सम टोटल, सम टोटल मतलब सारे के सारे, ऑल द केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इकोलॉजी में भी आती है, होम्योस्टेसिस वाला कॉन्सेप्ट हमने वहां पढ़ा है, जहाँ पे वो रिएक्शन नहीं थे, रेगुलेटर कॉन्फॉर्मर वाला चार्ट बनता है, वहां पर ये आपको टर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल्स की, तो तुम इतना तो समझते हो, बड़े बहुत तरीके के केमिकल रिएक्शन है, इतनी बात तो तुमको पता होगी कि 2 तरीके के कॉमन केमिकल रिएक्शन है। ये मैंने 1 लिखा है, मैंने 2 लिखा है। एक है जिसमें सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं, ठीक है, और वो फाइनली बना देते हैं आपका प्रोडक्ट, ये होता है। यो मैम। एंजाइम की बात नहीं कर रहे, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। एंजाइम हर जगह लग रहा है, यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनाते हैं। इस केस में इन्होंने बॉन्ड की फॉर्मेशन करी, नया बॉन्ड आपस में बनाया, तो मैं कहूंगी एनर्जी ली होगी इन्होंने कि दी होगी? मैम ली होगी। तो जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो रिएक्शन क्या कहलाते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन ना, है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक और ऐसे रिएक्शन भी आपने सुने होंगे जिसमें एक सबस्ट्रेट है वो ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होके वो प्रोडक्ट बना देता है, सुना होगा तुमने। यो मैम। मैम। बहुत बेसिक सी बात है, इतनी तो तुमको आती है, मैं यहाँ क्यों लिखवा रही हूँ अभी समझ आ जाएगा। इस केस में एनर्जी ली होगी, दी होगी, रिलीज हुई होगी? रिलीज। रिलीज तोड़ा है ना, तो रिलीज हुई होगी। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। वाह, ये तो पता है तुमको, गुड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मुझे केमिस्ट्री में बहुत पसंद था ये वाले पार्ट, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, मेरे को बहुत मजा आता, लेकिन पता नहीं मैं क्वेश्चन करती तो सॉल्व नहीं होते थे। मेरे को लगता है मेरे को मजा तो आता था, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका नहीं आता था। हमारे साथ होता है क्या, बारे हो जाते हैं? कभी कभार। चलो तुम्हारे होते तो अच्छी बात है, मेरे मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, मेरे क्वेश्चन क्यों नहीं निकल रहे, कोई ना। सो जब जो हम मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं, दोनों तो केमिकल रिएक्शन है तो मेटाबॉलिज्म ही हो गया, दोनों केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म में ही आए। तो जब आप नई चीज को बनाते हो, प्रोडक्ट जो नया बन रहा है वो बन रहा है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉन्ड, जैसे 2 सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसमें काफी सारे नए बॉन्ड बने होंगे, राइट। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म। यस, तो मैं कह सकती हूँ ना, दिस इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन। यस मैम। ठीक है, तो कैटा का मतलब होता है काटना, जैसे कैंची काटती है ना, काटना। तो जब भी कोई सबस्ट्रेट ब्रेक करके आप प्रोडक्ट बना रहे हो, दैट वुड बी एन कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्लियर है? दिस इज एन कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन के बीच में डिफरेंस आपको आना चाहिए, डेफिनेशन। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ा, कहाँ क्या पढ़ा, सब बाहर में जाए, यहाँ पर याद रखना बायो में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का क्या मतलब है। क्लियर है? यस मैम। यस। चलो चलो फिर आगे। यस मैम। प्लीज ये लिख लो, प्लीज ये लिख लो, और इसके साथ ये एक लाइन लिख लो, इसे लिख लो और इसे खत्म करो ताकि फिर हम एंजाइम पे फोकस कर पाए। एंड गिव मी अ थम्स अप जैसे आपका हो जाए। अरे सेमीकंडक्टर चल रहा है तुम्हारा, इसमें तो मजा आता होगा ना, तारे इधर उधर लगा दो। स्कूल में मेरा वाइवा था तो मैंने सॉलिड रट्टा मारा था, याद तो नहीं मुझे क्या मारा था, रट्टा बड़ा अच्छा मारा था मैंने। वाइवा में आएगा तो मैं सही से इधर उधर तारे करके आंसर कर दूंगी। कर भी दिया था मैंने। तुम समझ लेना। ओके। अब यार ये कल्चर नहीं था ना, यूट्यूब पे लेक्चर जैसे आते हैं ना, एक तो अपने पास फोन नहीं था, ऊपर से ये कल्चर नहीं था, तो तब ऐसे मिलता नहीं था। स्कूल के टीचर से ही समझ आता था और इतना कुछ होता नहीं था। और मेरे को नहीं आता था समझ, तो मेरे अपने जुगाड़ थे, ये ऐसे है, ये ऐसे ऐसे ठन। फिजिक्स लेकिन पसंद थी मुझे, पर फिजिक्स को लगता है मैं ज्यादा पसंद नहीं थी। चलो अब हम इधर आते हैं लास्ट पेज, उसके बाद हम एंजाइम पे चलेंगे। और मेटाबॉलिक चेंजेस, अब अगर हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन होता है, देखो केमिकल रिएक्शन फॉर एग्जांपल, अगर तुमने खाना खाया, आज क्या खाया था भाई राजकुमारी? मैम आलू मटर। आलू मटर, आलू खाया राजकुमारी ने, है ना। तो राजकुमारी ने आलू खाया, सबसे पहले बक्कल कैविटी में गया,
बकल कैविटी यो, माउथ है ना, बकल कैविटी में आलू में होता है स्टार्च, तो स्टार्च की ब्रेकडाउन बकल कैविटी में ma'am. स्टार्ट हो जाती है। बकल कैविटी में स्टार्च टूटता है इन द मेल्टोस, Maltose. हाँ 30% टूटता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज सिलेवरी माइट। Salivary amylase. सेरिबली माइलिस। ठीक है, फिर राजकुमारी का ये जो मेल्टोज है और बाकी बचा हुआ स्टार्च नीचे जाएगा, बकल कैविटी से नीचे कहाँ जाएगा वो, इसोफेगस के थ्रू जाएगा स्टमक में। Esophagus. हाँ, स्टमक में सेलिवरी माइलिस डजंट वर्क, यहाँ पे कुछ खास ब्रेकडाउन नहीं होता। फिर वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा ये जो ग्लूकोज है तेरा, इस पे सबसे पहले वर्क करेंगे पैनक्रियास के एंजाइम, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलते हैं वो, पैनक्रियास के एंजाइम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर वर्क करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम। ठीक है, जब भी एंजाइम वर्क करेंगे दैट मींस केमिकल रिएक्शन होगा ना, तो सिर्फ ये स्टार्च को तोड़ने के लिए कितने केमिकल रिएक्शन हो गए, एक यहाँ पर हुआ, एक आपके सेल बकल कैविटी में हो गया, एक आपके पेनक्रियास के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, और तीसरा केमिकल रिएक्शन हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के मदद से। तो 3 केमिकल रिएक्शन हुए ना। यस मैम। ma'am. यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बना, एंड में प्रोडक्ट बना ना तेरा कि पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट आपका टूट गया, राइट, अब वो ब्लड में घुल के जाएगा और आपके सेल के पास जाके एनर्जी क्रिएट करने में मदद करेगा। तो लास्ट का जो प्रोडक्ट मिला है देखो वो 3 केमिकल रिएक्शन से मिला, राइट। तो ये जो पूरा पाथवे है ना, 3 केमिकल रिएक्शन, एक के बाद एक के बाद एक, पहले बकल कैविटी का रिएक्शन होगा, फिर पेनक्रियास के एंजाइम का, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम का। तो इस पूरे पाथवे को अपन बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। समझ आई कि केमिकल रिएक्शन कभी भी एक स्टेप में नहीं होते हैं, वो मोस्टली मल्टीपल स्टेप के रिएक्शंस होते हैं। प्रोडक्ट हमेशा मल्टीपल स्टेप में जर्नली बनता है, और वो जो पूरा पाथवे है ना, जितने भी केमिकल रिएक्शन हुए उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। यो मैम। ma'am. ठीक है, तो ये सारा का सारा 1, 2 and 3 is nothing but the metabolic pathway, right? Now metabolic pathway includes series of reactions। देखो यहाँ लिखा भी है metabolic pathway series of reaction। मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रही हूँ, स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चंस आए तो वो तुमसे स्टेटमेंट देके पूछ सकते हैं। अगर तुमने एक भी बार स्टेटमेंट सीरीज रीड नहीं की एनसीईआरटी की तो उड़ जाओगे, इसलिए यहाँ पे करा रही हूँ। ठीक है, यो मैम। यस मैम। ना ये जितने भी मेटाबॉलिक, अब मेरे को बताओ, तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे आसपास गैस मॉलिक्यूल्स है, कौन कौन सी गैस होगी, तुक्का मारो। ऑक्सीजन, Oxygen, nitrogen, carbon dioxide, etc. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी थोड़ी बहुत सल्फर वल्फर ये सब भी होगी नो डाउट। मेनली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है। अभी क्या है, एक जगह पे बैठी है गैस के मॉलिक्यूल हिल रहे, मैम हिल रहे हैं। टकरे मार रहे हैं आपस में, यस मैम। Yeah, ma'am. है ना। जैसे तुम बहुत सारी किताबें खोलते हो, सारी नहीं पढ़ते हो लेकिन टकरे तो मारते हो ना, ये कैसे, ये होगी, ये होगी। यो मैम, ये मॉलिक्यूल ma'am. टकरे मार रहे हैं, ऐसी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को वैसे कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, आई गेस यो मैम। ऐसी है। Yeah, ma'am. ठीक है ठीक है, तो मुझे ये याद है, मैं बहुत खुशी हूँ इस बात से। तो ये मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, ये इनकी नेचर है ना। हम अब क्या देंगे मॉलिक्यूल, क्या मैं इनको बोल सकती हूँ स्टैटिक है ये, नो मैम। नहीं ना, केमिकल रिएक्शन तो नहीं कर रहे, सिर्फ मूव कर रहे हैं। तो ये अपना काम जो है इनका वो कर रहे हैं। सो इसे हम कहते हैं डायनामिक स्टेट, कि ये जितने मॉलिक्यूल है ये डायनामिक स्टेट में है, इनका काम है एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। मेन काम कब होगा, ऑक्सीजन मेरी बॉडी में आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, वो हो गया उनका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक नॉर्मल आप एग्जिस्ट कर रहे हैं ना नेचर में, सो दैट इज देयर डायनामिक स्टेट। तो जितने बायोमॉलिक्यूल्स है आपकी बॉडी में वो तो डायनामिक स्टेट में है ना, अपना अपना काम अपनी अपनी जगह कर रहे हैं ना, अपनी अपनी जगह रह रहे हैं, तो दैट इज अ डायनामिक स्टेट। नॉर्मल सी बात समझ आई। यो मैम। Yeah, ma'am. अगर बोल दे बायोमॉलिक्यूल डायनामिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, जब उनका काम आता है अपना काम करते हैं, बाकी चुपचाप बैठते हैं, राइट। अब ये क्या कह रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन आर कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम्स, और इन्हीं एंजाइम्स को हमने पढ़ना है, राइट। चले आगे, यस Yeah, ma'am. तो हम जाते हैं एंजाइम के पास। एंजाइम में हमने इंट्रोडक्शन तो कर लिया था, है ना। Yeah, ma'am. अगर इंट्रोडक्शन कर लिया तो मेरे को फटाफट बता दो कि एंजाइम क्या होते हैं, किस से बने होते हैं, लिपिड, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, क्या। प्रोटीन, Mostly protein. हाँ, ये प्रोटीन वाला जो था ना, बाहर निकल जा क्लास से, मोस्टली खा गया, भूख लगी थी तुझे, खाना खा के आया क्लास में, मोस्टली प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है इसकी, Ribozyme and ribonucleases. वेरी गुड, एक्सेप्शन है इसकी राइबोजाइम्स, ये क्वेश्चन आता है, एंड राइबोन्यूक्लियसेस।
बताओ भाई राइबोसोम क्या है? होमवर्क था ना ये, तू नहीं बोला था हर्ष? बता। एंजाइम है। मेरे से गुस्सा मत खा लियो, ये तो हमें भी पता है क्या? एक आरएनए एंजाइम है दैट catalyzes chemical reaction. करता ही है ये। RNA molecules able to break and form covalent bonds within nucleic acid. और राइबोन्यूक्लियेसिस क्या करते हैं फिर? उल्टा बोल दिया बे तूने। राइबोजाइम्स आर नथिंग बट दे आर राइबोस। ओके, तुमको पता है राइबोस क्या होते हैं? राइबोसोम। ये मैम राइबोसोम्स होते क्या है? आरएनए प्लस प्रोटीन, ये पता है? यो ये मैम। आरएनए प्लस प्रोटीन, यानी कि मैं ये आरएनए के स्ट्रैंड बना रही हूँ, ठीक है, उसके साथ तुम प्रोटीन के मॉलिक्यूल बना दो, तो टुगेदर ये मिलके क्या बना देगा आपके स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं ना ये। यो मैम। तो राइबोसोम का जो आरएनए पार्ट होता है, दिस पार्ट ओनली एक्ट एज एन एंजाइम। ये पार्ट अकेला एंजाइम की तरफ काम करता है, ठीक है, प्रोटीन पार्ट नहीं करता, सिर्फ इसका आरएनए वाला पार्ट जो है वो एंजाइम की तरह काम कर रहा है, किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, तो मैं उसको कहती हूँ राइबोजाइम। तो जब राइबोसोम में उसका आरएनए का पार्ट एंजाइम की तरह एक्ट करता है तो हम उसको राइबोजाइम कहते हैं। आरएनए इज नॉट अ प्रोटीन ना, इट इज अ न्यूक्लिक एसिड, तो इसलिए ये एंजाइम को हम बुलाते हैं कि ये प्रोटीनेशियस नहीं है। समझ आई बात? यस मैम। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो तुमको याद है ट्रांसलेशन? यो मैम। ट्रांसलेशन में तुमको याद है एक होता था टीआरएनए चार्जिंग, चार्जिंग होती थी, तो उसमें क्या होता था, कौन सी सब यूनिट थी राइबोसोम की? चलो टीआरएनए चार्जिंग करा रही, तो मैं ये नहीं कराना चाहिए मुझे ये वाला वैसे। अच्छा, उसमें एक एंजाइम आता था, अगर तुमको याद है, तो मैं इसको भी सिंपल, इसको भी सिंपल करती हूँ, छोड़। ये एमआरएनए का स्ट्रैंड है ना, एमआरएनए के स्ट्रैंड पे कौन सा सबसे पहले आएगा, स्मॉल सब यूनिट या लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम? स्मॉल सब यूनिट। ये स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आ गई है ना, फिर उसके ऊपर लार्ज सब यूनिट आती थी, यो मैम। उसमें 3 दरवाजे होते थे, यस मैम। क्या नाम था? एपीई। फिर यहाँ पे टीआरएनए आता था, टीएनए के ऊपर जो अमीनो एसिड थे उनके बीच में बॉन्ड बनता था, यो मैम। पेप्टाइड बॉन्ड, इसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। यस मैम। पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा एंजाइम बनाता था? ये बिग सब यूनिट जो होती है ना, सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम, ये एज एन एंजाइम काम करती थी और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाती थी। तुम्हारे बॉडी में जितने प्रोटीन है, उन प्रोटीन में जो पेप्टाइड बॉन्ड बना है प्राइमरी स्ट्रक्चर का, वही बिग सब यूनिट की वजह से बना है। इट एक्ट एज एन एंजाइम, ठीक है, तो इसको मैं बोल देती थी बिगर यूनिट को एज ए राइबोजाइम। अगर मैं बोलूं कि इसमें भी किसने बनाया है, आरएनए ने बनाया या प्रोटीन ने बनाया, तो इसमें किसने बनाया ये पेप्टाइड बॉन्ड? आरएनए। आरएनए ने, राइट। सो इन्हें हम कहते हैं राइबोजाइम। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। राइबोन्यूक्लियेसिस क्या होते हैं? न्यूक्लियेसिस आर द वन व्हिच इट इज एन एंजाइम, ये भी एंजाइम है जो ब्रेक करते हैं राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम के ब्रेकेज में काम आता है, जो चीज बनी है उसको कभी टूटना भी तो है ना, मृत्यु भी तो उसकी निश्चित है, तो राइबोसोम्स को ब्रेक करने के लिए काम आ जाते हैं। क्लियर? ये तो आरएनए लिख सकते हो, ब्रेकेज में काम है, ठीक है जी। सो ये वो है जो प्रोटीनेशियस नहीं है, प्रोटीन से नहीं बने, बाकी सारे वही अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन की फॉर्म में बने, तो मोस्टली एंजाइम प्रोटीनेशियस होते हैं, एक्सेप्ट ये दोनों वाले। इसी से क्वेश्चन आता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है। अब आगे आते हैं ये वाले स्ट्रक्चर पे, ये तो हमने कर लिया था। इस वाले पे अगर हम आते हैं तो इस वाले स्ट्रक्चर से हमने क्या सीखा था कि विद एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा यूज होती है, कम 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 यूज होती है। काम करते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं थ्रू क्वेश्चन, ठीक है, पता चल जाएगा आप लोगों को याद है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 63 दिख रहा है, ठीक है, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं तब आगे पढ़ूंगी, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे।
चलो क्वेश्चन नंबर 63 सॉल्व करो. राइट इन द चैट बॉक्स. ध्यान से करना. ओके. कैप्शन से स्टार्टिंग. अरे यार. ठीक है हर्ष. ओके हर्ष. 2 आंसर क्यों लिख रहे हो तुम लोग? 63 करना था. बी का बी क्या बे? हर्ष ने हरीश ने किया क्यों भाई? बाकी का है आंसर चाहिए मुझे. 6 आंसर फिर एक और क्वेश्चन दूंगी एंड देन आई विल डिस्कस. आप सभी आलम सर को जानते हो? यस मैम. अरे अच्छा. नंबर है? नो मैम. तो कैसे जानता है? मैम प्लस 2 में पढ़ा है मुझे शायद. आलम सर से नहीं यार. आलम सर नहीं है वो. आलम सर क्या कोऑर्डिनेटर. पूछा आपने? आलम सर को जानते हो? ये सुना मैम. है कभी बात हुई है? व्हाट्सएप नो पे. मैम. ओके. ही जस्ट बिकम अ फादर यस्टरडे. मैं कहा अगर आप में से कोई जानता तो यू कैन विश. बाकियों की आंसर का ये है? मैम. आंसर चाहिए मुझे. 2 बच्चों के आंसर भी नहीं करूंगी मैं. फिर पढ़ क्यों रहे? सारे चले जाओ. इनको पढ़ा लूंगी मैं दोनों को. जाओ आउट. भाग जाओ. प्रीति को पढ़ा लूंगी. 3 बच्चे रुको. बाकी जाओ. सीरियसली जाओ. हाँ भी. राजकुमारी. रिया नहीं आता. नहीं समझ आ रहा. मैम क्लास में गई थी कल. क्लास नहीं मैं लगाई. आई थी. ठीक है. ज्योति. अंशिका. अंशिका तो आई थी. हिमानी भी आई थी. सिमरन आई थी. रिजु. शिल्पी. वंश आया था. सारिका. सितेंद्र आए थे. वंशिका भी आई थी. महक भी आई थी. मयंक तुम आए थे? अब तो बोल लेगा नहीं आया था. महक. कृतिका. हम्म. ठीक है. 63. नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 71. बेटा वो क्लास लगा लियो कल वाली. ओके. वो नो इम्पोर्टेंट. मैम. ट्राई क्वेश्चन नंबर 60 71. यस मैम. 71 करो. अच्छा हर्ष. तुम मुकर गए. समझ के मुकरा है या फिर दूसरों का देख के मुकरा आंसर? हर्ष. आपने अभी जो पढ़ाया तो वो मैंने किया था पहले, फिर उसके बाद मैंने ग्राफ को देखा तब पता लगा एक्सोथर्मिक है. ओके हरीश. हरीश का हो गया. क्या बात है. करो करो. ये खत्म करो. ओके प्रीति. ओके कांक्षा. महक. राजकुमारी. हरीश. गुड. राजकुमारी तुक्का मारे. योर. ठीक है. नहीं ठीक है. चल उसने कोशिश तो की. आई नहीं थे वो. उसकी गलती. अब क्या कह सकते हैं. समटाइम्स हो जाता है. कभी ना कभी तो इंसान एब्सेंट होता ही है. आओ ये क्वेश्चन समझते हैं. ठीक है. ये समझोगे ना वो वाला वैसे भी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 63. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द गिवन ग्राफ करेक्टली. करेक्टली बताना है आपको. ये वाला ग्राफ हमने किया था. एक्स कोऑर्डिनेट पे रिएक्शन. वाई कोऑर्डिनेट पे पोटेंशियल एनर्जी. ए जिसमें ये जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी है. ठीक है. दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी. दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी.
जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है वो केमिकल रिएक्शन में मतलब एंजाइम यूज नहीं नहीं हुआ। हाँ विदाउट एंजाइम है ये। और जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है, जल्दी रिएक्शन हो गया, तो वो विद एंजाइम। विद एंजाइम। हमेशा ऊपर लेबल करना है इसको, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हमने कल भी किया था कि यहाँ पे सबस्ट्रेट की एनर्जी कैसी है, ज्यादा। सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है दैट इज मोर, है ना। और यहाँ पे मैंने कल ये लिखवाया भी था आई थिंक, प्रोडक्ट की जो एनर्जी है दैट इज लेस। तो ये जहाँ पे तुम्हारा ग्राफ बना है एनसीईआरटी में, पेज नंबर कौन सा है? 156। 156। बेटा वहां ये लिख ले, सबस्ट्रेट की एनर्जी मोर है, प्रोडक्ट की एनर्जी लेस है, इस बात को वहां लिख ले। एंड ये रिएक्शन कैसा है, क्योंकि अगर सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की मोर है, मतलब जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हुआ होगा तो जो इतनी सारी एनर्जी थी, जैसे सबस्ट्रेट की एनर्जी मान लो उसके बाद 10 पैकेट एनर्जी के थे, ठीक है, सबस्ट्रेट के पास जब प्रोडक्ट बना तो सिर्फ लेट से 9 पैकेट रह गए, दैट मीन्स एक पैकेट मिसिंग है ना। तो एनर्जी का वो जो एक ये पैकेट है वो इन्वायरमेंट में लूज हुआ होगा, राइट। तो जब एनर्जी बाहर रिलीज हो जाती है, दोज रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक। तो इसी चार्ट के आगे 156 पेज नंबर पे लिख दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो सबसे पहले एंडोथर्मिक तो है ही नहीं ये रिएक्शन, एंडोथर्मिक वाले ऑप्शन काट दो। अब बचा मेरे पास या तो ये बी होगा या फिर ये मेरा टी होगा। तो बी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये विद एनर्जी ए, ये कह रहा है जो ए वाला है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो ये जो ए वाला पॉइंट है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी, मैम। ठीक है, ये लाइन सही है। और बी इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, तो बी एब्सेंस ऑफ एंजाइम में है, बिल्कुल, यस दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नीचे देख लेते हैं, नीचे में उल्टा लिखा है, ए इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता अगर आपको 2 पॉइंट्स पे ध्यान दिया होता। बी, पहला आपको ये पता होता ए और बी क्या है, मैंने बोला था लेबलिंग में यही पूछते हैं, एक तो इससे होता है एक्टिवेशन एनर्जी से, और दूसरा आपको ये देखना था कि सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो एक्सोथर्मिक हुआ या एंडोथर्मिक हुआ, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका हो गया, समझ आया। यस मैम। नेक्स्ट वाला ट्राई कर लेते हैं। मोस्टली के आंसर सही है, मुझे ये नहीं पता आपकी अप्रोच क्या थी, है ना। तो इस वाले को 5 से सॉल्व कर लो, ये वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। इन अ फिगर गिवन बिलो शो द कन्वर्जन ऑफ अ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट बाय एन एंजाइम। ये कह रहे हैं सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। इन विच वन ऑफ द 4 ऑप्शंस आपको लेबल करने, करेक्टली आइडेंटिफाई करने, ठीक है। तो सी है मेरा एक्टिवेशन एनर्जी विद और विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम। विदाउट एंजाइम। डी है मेरा, ध्यान से देखना, डी ये लाइन है, बैक ट्रैक कर लिया करो अपनी कॉपी में, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। ए जो होती है दैट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट, जिनको ग्राफ आता है उन्हें पता होगा ट्रांजिशन स्टेट। और बी है हमारा वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट वाज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। तो ए स्टैंड फॉर ट्रांजिशन स्टेट, ए स्टैंड फॉर ट्रांजिशन स्टेट। अगर मैं सिर्फ इतना भी जानती ना तो मेरा आंसर हो जाता। ए ट्रांजिशन स्टेट है, बी आंसर वुड बी ऑप्शन बी। ऑप्शन, राइट। तो इसी से हो गया। तो आपको बस ये अगर सॉल्व करना आता, डायग्राम आता 156 पेज का, तो क्वेश्चन हो जाता है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन भी आता है, इसमें दिमाग तो नहीं लगाया ना, तुमने रिकॉल ही करा जो तुमने पढ़ा था, है ना। यो मैम। गुड। तो हमने कर लिया था लॉक एंड की हाइपोथेसिस, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। तो एंजाइम कौन सी साइट होती है एंजाइम के पास जहाँ सबस्ट्रेट लगेगा? एक्टिवेशन साइट। एक्टिवेशन साइट नहीं होती, एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट। अपनी खुद की वो कैप बनाएगा या अपनी खुद की किताब लिखेगा भाई, जब लिख के पब्लिश होके प्रूव होगी ना तब पढ़ेंगे, तब तक के लिए यही वर्ड फॉलो कर लो, एक्टिव साइट। ओके, चलो अब बात करते हैं कि जो एंजाइम है उनको कौन से फैक्टर इफेक्ट करते होंगे। देखो एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट के लिए, किसी से भी गले लग जाते हैं। हाईली हाईली स्पेसिफिक होता है। शाबाश, बिल्कुल सही लाइन, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर है ना, एक्टिव साइट है ऐसी, ठीक है, ये एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट है। तो यार ये सबस्ट्रेट भी तो ऐसे ही लगाएगा ना जिसके पास ये नोब लाइक स्ट्रक्चर हो, है ना। कोई ऐसे आ जाएगा डिस्को दीवाने, इसको थोड़ी लगाने देगा, कहेगा कहाँ लगाऊं, मिलते ही नहीं है हम, वी डोंट वाइब, राइट। सो दे आर हाईली स्पेसिफिक। तो देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट देयर एक्टिविटी, ठीक है, बिकॉज दे आर प्रोटीनेशियस। तो प्रोटीन को जो चीजें अफेक्ट करेगी वो इस भाई को भी अफेक्ट तो करती ही होगी, है ना, मोस्टली प्रोटीनेशियस है।
तो आपने सुना है कि प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन है आपके पास, अगर आप उसको हाई टेम्परेचर में रखोगे तो प्रोटीन क्या हो जाते हैं, उनके पेप्टाइड बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेकिंग। ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे, करेक्ट। और अगर लो टेम्परेचर में रखोगे तो इनएक्टिव हो जाएगा, वो कोई काम नहीं करेगा। जैसे बहुत ठंड होती है, अब जब से ठंडी बढ़ती चली जा रही है तो तुम्हारा शरीर निकल पाता है रजाई से, यो मैम। नो मैम। है तुम निकल नहीं डॉर्मेंट सकता होते जा रहे हो। अभी जिस दिन बार बर्फ पड़ेगी उस दिन तो मना ही कर देंगे ना तुम्हारी आत्मा की, नहीं कुछ नहीं करना है ना, यो मैम। तो यो तुम मैम डॉर्मेंट हो गए। लेकिन अगर मैं हीटर चला दूं फिर तुम उठ जाओगे ना, मतलब तुम चाहोगे नहीं उठना लेकिन तुम्हें उठना पड़ेगा ना, नो मैम। उठना पड़ेगा ना। ये मैम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ, हंसो मत, ध्यान से सुन लो। तो जब ठंडी थी तो तुम सो गए, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा हीटर चला दिया तुम उठ गए। बेड से नहीं निकलना चाहते थे वो, तुम झाड़ू खा के निकले हो लेकिन उठ तो गए। अब अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो जाए, है ना, तो जो अगर बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो बॉन्ड टूट जाते हैं। अगर कोई बॉन्ड टूट गया तो उसको वापस बनाने में तो बहुत एनर्जी यूज होगी ना, यो मैम यो यस मैम। मैम। फिजिबल नहीं होता, है ना। तो अगर बहुत ज्यादा गर्मी होगी और तुम्हारा तंदूरी चिकन बन गया तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैं ठंडा कर दूं तो तंदूरी चिकन दोबारा से हर्ष में चेंज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, यो मैम। नो मैम है ना। एक बार तुमने चिकन बना लिया, वैसा तो है नहीं ना उसको फ्रीजर में रखोगे तो दोबारा से अनकुक्ड हो जाएगा, वो तो कुक हो चुका है ना, प्रोटीन था ना वो, तो प्रोटीन चेंज हो चुका है अपना स्ट्रक्चर, वो दोबारा नहीं आएगा। तो ये बात हमें समझ में आती है ना कि टेम्परेचर इज समथिंग जिसके लिए ये जो प्रोटीन होंगे वो सेंसिटिव होंगे, दैट मीन्स एंजाइम सेंसिटिव होगा। तो फैक्टर दैट अफेक्ट एंजाइम इज अ टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर बहुत अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को, ठीक है। ठंड में एंजाइम को इनएक्टिव कर देगा और गर्मी में एंजाइम को पूरा तोड़ देगा। इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव हो सकता है लेकिन टूटने के बाद कभी जुड़ता नहीं है, समझ आई बात, यो मैम। यस मैम। ठीक है। ठीक है, दूसरा है हमारा पीएच। समहाउ पीएच भी बहुत, अगर बहुत एसिडिक में रखोगे तो चीजें टूट फूट जाएगी, बहुत बेसिक में रखोगे तो भी उसके ऊपर बुरा इफेक्ट होता है। तो हर चीज का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, एक ऑप्टिमम पीएच होता है, ठीक है। जैसे आपने बोला सेलिवरी अमाइलेज आपके मुंह में काम करता था लेकिन स्टमक में काम नहीं करता, क्यों, स्टमक का पीएच एसिडिक होता है, एसिडिक पीएच में वो इनएक्टिव हो जाता है। तो एंजाइम पीएच के लिए भी बहुत डिपेंडेंट होता है, पीएच बदलोगे एंजाइम की एक्टिविटी बदल जाती है, ये बात समझ आई। यो यस मैम। मैम। ये मैम। यो मैम एंजाइम किसको प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट, है ना। तो अगर एक डिब्बा है उसके अंदर मेरे पास 100 सबस्ट्रेट है और मैं उसके अंदर डाल दूं 50 एंजाइम, बढ़िया से जल्दी जल्दी से प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। यो मैम। यस मैम। यो अब मैम इसी डब्बे में थोड़े टाइम के बाद मैंने मैंने एक दूसरे कंडीशन में इसी डब्बे में मैंने 100 एंजाइम डाल दे, फटाफट काम करेंगे। यो मैम। यो यो या मैंने अगर 150 एंजाइम डाल दिए फिर सबस्ट्रेट तो इतने है ही नहीं, अरे सबस्ट्रेट तो इतने है ही नहीं, एंजाइम बाकी के 50 तो वेले बैठेंगे ना जब 100 काम कर रहे होंगे। तो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन से फर्क पड़ता है एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। तो तीसरा फैक्टर होगा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन बन गया कि कॉन्सेंट्रेशन लिखना, ठीक है, कितना अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सिंपल मतलब अमाउंट ही होता है, जिसको नहीं पता लिख लो इसको, अमाउंट। डाइल्यूट HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl तुम अपनी लैब में देखते होंगे, देखा है? यो मैम यो मैम। जब भी डाइल्यूट लिखा होता है इसका मतलब होता है उसमें पानी ज्यादा है। जब भी तुम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिख रहे हो कहीं पे भी, इसका मतलब है उसमें एसिड के मॉलिक्यूल ज्यादा है। जितना वो 100% कॉन्सेंट्रेटेड HCl मतलब 100% HCl के मॉलिक्यूल है, पानी नहीं है उसमें, तो वो सबसे खतरनाक एसिड हुआ। 90% कॉन्सेंट्रेटेड मतलब 90 मॉलिक्यूल तुम HCl के लगा लो, 10 तुम वाटर के लगा लो, समझ आई। कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट द अमाउंट, एक तरह से, ठीक है। तो ये 3 चीजें जिसपे फैक्टर इफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी। ये जो ग्राफ है तुमको नहीं आएंगे लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं करा दूं ये फटाफट। यस मैम। यो मैम। एंजाइम पे क्वेश्चन एक एक्टिवेशन वो चार्ट से आएगा, वो तुमने कर लिया। दूसरा आ जाएगा लॉकन की हाइपोथेसिस से अब क्वेश्चन नहीं आता है तो वैसे तो चार्ट से आएगा। दूसरा आ जाएगा जर्नल फैक्टर, एंजाइम स्पीड अप रिएक्शन और कंज्यूम इन रिएक्शन, वो लैंग्वेज से तुम्हें खेलेंगे। तीसरा आएगा फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम। तो ये जो टॉपिक है ये अकेला 4 मार्क का है, इसलिए कान के ढक्कन खोल के सुने। आइए, तो देखो अगर मैं टेम्परेचर की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं मान सकती हूँ यहाँ लो टेम्परेचर होगा, यहाँ हाई टेम्परेचर होगा, तो यहाँ पे कहीं मीडियम वैल्यू आ रही है उसकी। ये एक्टिविटी ऑफ एंजाइम की बात हो रही है, एंजाइम की एक्टिविटी कैसी है,
तो अगर तुम देखो लो टेम्परेचर पे एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैसी आ रही है, ये टेम्परेचर अगर लो है तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैसी है, कम या ज्यादा? कम। कम। हाई टेम्परेचर पे, अगर मैं हाई टेम्परेचर पे दे रही हूँ, पीछे लेके जाओ, कोऑर्डिनेट हमेशा लेके जाते हैं, वाई एक्सिस पे देखो। हाई टेम्परेचर पे एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैसी है, कम या ज्यादा? कम। कम। मैक्सिमम एक्टिविटी, ये ना मैक्सिमम वैल्यू, एक्टिविटी की वैल्यू ऊपर इंक्रीज हो रही है, तो मैक्सिमम एक्टिविटी आपको कहाँ मिल रही है? मीडियम टेम्परेचर। मीडियम टेम्परेचर। मीडियम टेम्परेचर पे, यहाँ मैक्सिमम एक्टिविटी है ना, तो इसको हम बोलते हैं, दिस टेम्परेचर इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। हर किसी एंजाइम के लिए अलग होगा, इसलिए हमने कोई वैल्यू नहीं रखी है, इसलिए मैंने यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा है। सो एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है जब ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है उसको, ठीक है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच एंजाइम की एक्टिविटी कैसी है? मैक्सिमम। एंजाइम एक्टिविटी हाई। एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम है, हाई क्या मैक्सिमम है, ठीक है। अब बात करते हैं लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर में क्या होता है, अगर मैं यहाँ बना रही हूँ लो टेम्परेचर के, तो लो टेम्परेचर में क्या होता है, एंजाइम कैसे हो जाते हैं? इनएक्टिव। हाँ, दे बिकम इनएक्टिव, ठीक है, ये इनएक्टिव है। लेकिन जैसे जैसे तुमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, देखो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो दैट मीन इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में ये जा सकता है ना, कम बैक कर सकता है, करेक्ट। तो इसको लाइन को हम नीचे लिख लेंगे एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीजेस। लेकिन कहाँ तक इंक्रीज हो रही है? अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसके बाद अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या देखने को मिल रही है मुझे? डिक्रीज। हाँ, टेम्परेचर तो तुमने यहाँ इंक्रीज ही किया है ना, लेकिन तुमको एंजाइम की एक्टिविटी नीचे जाती दिख रही है ना, राइट। तो दैट मीन्स एट हाई टेम्परेचर, अब हाई टेम्परेचर का केस मैं यहाँ बना रही हूँ, पहले बना लो फिर लिख लेना, पहले देख लो स्क्रीन पे फिर लिख लेना, टाइम दे दूंगी। तो हाई टेम्परेचर पे क्या देखा मैंने कि जो एंजाइम की एक्टिविटी लो होती चली जाती है, ठीक है। तो एंजाइम की एक्टिविटी क्यों लो होती है? क्योंकि हाई टेम्परेचर में एंजाइम क्या हो जाते हैं, एंजाइम डी नेचर। डी नेचर मतलब उनका स्ट्रक्चर टूट गया, मीन स्ट्रक्चर ब्रेक। और अगर एक बार स्ट्रक्चर टूट गया, क्या वो कभी रिकवर होगा? नो मैम। कैन नॉट रिकवर। अब तुमने कभी सुना है, कभी फीवर आता है तो कहते हैं कि थोड़ा फीवर आना सही है, लेकिन अगर ज्यादा फीवर होता तो डॉक्टर भी होते हैं ना, पहले फीवर कंट्रोल करना फिर इलाज होगा, सुना है? सबसे पहले आपके फीवर को सही किया जाता है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में एंजाइम्स है ना, सबका अपना फिक्स टेम्परेचर है। अगर तुम्हारी बॉडी के टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाएगा और बढ़ता ही रहेगा और हाई टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, इन दैट केस आपके एंजाइम के साथ क्या हो जाएगा? परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो वो परमानेंट डैमेज तो हील नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि एंजाइम तो कभी ठीक नहीं हुआ। तो इस वजह से आपके बॉडी में मल्टीपल फंक्शंस रुक सकते हैं अगर एंजाइम डी नेचर हो, इसलिए हाई टेम्परेचर को ठीक करना बहुत जरूरी होता है। थोड़े टाइम के लिए हुआ तो वो तो बॉडी कॉम्बैक कर लेगी, लेकिन अगर ज्यादा टाइम के लिए लिया तो एंजाइम पे उसका सीधा असर पड़ेगा, वो डी नेचर हो जाएंगे, हील नहीं कर पाएंगे, तो हो जाएगी सीरियस सिचुएशन। इसलिए हाई टेम्परेचर इज वेरी डेंजरस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ठीक है, राइट। अब इसको लिख लो और एक लाइन लिख लेना इसके साथ, दैट एंजाइम एक्टिविटी ऑलमोस्ट डबल। ये लाइन एनसीईआरटी की है, ध्यान से सुनना। एंजाइम की एक्टिविटी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये कहाँ तक बोल रही है, ये पॉइंट दे रहा है कि जैसे मान लो यहाँ पर वैल्यू थी 10 डिग्री, जैसे 20 डिग्री, लेट्स से 30 डिग्री, तो जैसे जैसे मैं 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर कर रही हूँ, एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो रही है, ठीक है। यहाँ से डबल हो गई, लेकिन ये कब तक होगी? अप टू सर्टेन लिमिट ओनली, दैट इज अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होने लग जाएगी। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, इस पे PYQ आ रखा है, ओके। चलो इसे लिख लो, एग्जैक्टली ऐसे ही बनाना। 2 चार्ट बनेंगे, 3 पॉइंट्स बनेंगे, एक लो टेम्परेचर पे क्या होगा, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे क्या होगा, और एक हाई टेम्परेचर पे क्या होगा। वो पूछते हैं कि रिकवर कैसे होगा, तो लो टेम्परेचर रिकवेबल है, हाई टेम्परेचर रिकवेबल नहीं है। हो जाए तो थम्स अप कर देना। इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या लिखा है।
एंजाइम ठीक है, हर्ष का हो गया। हरीश बावला हो गया है, 1000 अंगूठे भेज रहे हैं, ज्यादा अंगूठे। नो मैम। फिर मैं द्रोणाचार्य हूँ, दे बेटा अंगूठा, गुरुदक्षिणा। आजा। सॉरी मैम। मना कर दी, यही है कलयुग, मना कर दिया तुमने, देखो उसने अंगूठा दे दिया था। फोटो भेज देते हैं। फोटो भेज देते हैं, है ना, तब व्हाट्सएप नहीं चलता था नलायको। मैं भी तुमको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज देती हूँ, पढ़ने क्यों आते हो यहाँ। अपने नुकसान में नहीं बोलते, बहुत तेज है। ये मैम। बात कर सकते हैं इसमें, इसलिए। अच्छा, बात कर सकते इसमें, नाइस, पे मानने आता ही है। चलो नेक्स्ट चलूं, राजकुमारी, मैम मानी, लिख ले, वंश, वंशिका, लीला, कांक्षा, ओके कांक्षा, राजकुमारी, हर्ष चुप करके बैठ जा। पीएच की भी एक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम है, फर्क कितना है ध्यान से सुन लेना। डीनेचर मत कर देना बस, ठीक है, डीनेचुरेशन वर्ड टेम्परेचर के साथ आएगा, तो ये होगा हमारा ऑप्टिमम पीएच। तो यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी कैसे होगी, मैक्सिमम। हाँ तभी मैंने उसको इतना टाइम देकर समझाया था, ये इजी है। ठीक है, यहाँ पे कैसा है, हाई पीएच, एंजाइम एक्टिविटी लो। लो, हाँ ये वर्ड यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे पीएच कैसा है, लो, लो। 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 एंजाइम एक्टिविटी लो, ठीक है जी। यो मैम। यो मैम। सबसे खतरनाक टेक्निकली तो टेम्परेचर हुआ ना, भैया उसको मार देता है ना, इसलिए ज्यादा गर्मी में बाहर मत जाया करो, तुम्हारा तंदूरी जिगर बन गया तो ठीक नहीं हो पाओगी, है ना। ये मैम। यो ये तो मैम। रेगुलेटर से ना, हम्म, देखो रेगुलेटर से। रेगुलेटर तो है, वो तो जिद करके सूरज के साथ बैठ ही गया, तो फिर तो एक टाइम आएगा ना निकलने का, ट्राई करके देख ले जा। अब बर्फ पड़ेगी ना, नंगू पुंगू होकर बाहर चले जाना, देखना जमते हो या नहीं। शिवर करेगा करेगा करेगा, उसके बाद जम जाएगा ना। तो हम रेगुलेटर्स इसलिए भी है क्योंकि हम अपनी अडेप्टेशन ऐसे करते हैं, हम लोग अपने हरकतों से भी अपने आप को प्रिजर्व करते हैं ना। नहीं तो अभी अगर स्वेटर उतार दूं तो मेरी भी कुल्फी जलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये मैम। देख लिया ये तो सोतू था, यस मैम। है ना। चलो सबस्ट्रेट पे आते हैं। ओहो, तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में ये देखो, एक तो इससे क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे Vmax/2, ये थोड़ा बाहर का कॉन्सेप्ट आ गया, और बाकी क्वेश्चन आपको एंजाइम इनहिबिटर पे बनेंगे। 2 पॉइंट्स है जो आपको करने, ठीक है। ये ग्राफ तुम्हें एक्स्ट्रा कराने पड़ेंगे, मुझे ध्यान से सुनना। अगर मैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रही हूँ तो मुझे बताओ कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के लिए मैं यही डब्बा बना रही हूँ, ठीक है। एंजाइम ऐसे समझने की कोशिश करना, कोशिश। 3 डब्बे बना दिए मैंने तुम्हारे समझाने के लिए, उसके सामने ही बना दिए, आराम से बनाना इसको, बाद में अभी मत बनाने बैठ जाना। इधर देखो सारे, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, ठीक है। फर्स्ट केस में मैंने डाले सबस्ट्रेट, लेट से मैंने डाल दिए कितने सबस्ट्रेट, 100, ठीक है। तो 100 सबस्ट्रेट है, स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली सबस्ट्रेट का अमाउंट कम है, तो मैंने लेट से 100 सबस्ट्रेट डाले। अगर मैं 100 सबस्ट्रेट तक पहुंचा रही हूँ और उसमें मैंने एंजाइम डालने स्टार्ट कर दिए, तो लेट से मैंने यहाँ पे एंजाइम डाले हैं, पहले डाले 10,
तो आपको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंक्रीज होता दिखेगा, बनता हुआ दिखेगा। ये मैम। यो मैम। यस मैम। तुम इंक्रीज करते जाओ सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सबस्ट्रेट उतने ही है अभी, सॉरी, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करो। सबस्ट्रेट 100, एंजाइम मैंने डाल दिया यहाँ पर कितने, लेट्स से 50 तक पहुंच गई, तो ये लाइन तुमको ऊपर जाती हुई अभी भी दिखेगी। यो यो मैम। ये मैम। बेटा इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही हूँ, यहाँ 0 था, लेट्स से यहाँ पर 10 हो गया, लेट्स से यहाँ पर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन 20 हो गई, 30 हो गई, ठीक है, तो उसी के साथ साथ मुझे दिख रहा है कि एंजाइम जो उसके साथ बाइंड कर रहे हैं, एंजाइम की एक्टिविटी वो भी इंक्रीज हो रही है। तो एक्स कोऑर्डिनेट में मेरे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है और वाई कोऑर्डिनेट पे मेरी एंजाइम की एक्टिविटी है। तो तुम देख रहे हो ना, जितने एंजाइम उतनी उसकी एक्टिविटी। हम मान रहे टेम्परेचर पीएच सब कांस्टेंट है, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रही है, सही बात है, ये मैम। यो मैम। ठीक है। अब एक पॉइंट आया जहाँ पे तुमने एंजाइम लेट से तुमने पहुंचा दिए 100 तक, तो सबस्ट्रेट और एंजाइम का रिएक्शन बहुत बढ़िया चल रहा होगा ना, सारे सबस्ट्रेट्स के साथ एंजाइम लग गया होगा, मान सकती हूँ मैं ये, यो यो मैम। मैम। है ना। तो मैक्सिमम एक्टिविटी हो रही होगी इस टाइम पे, यो मैम। यस मैम। तो सबस्ट्रेट की मैक्सिमम एक्टिविटी हो रही होगी, यहाँ पे मैं यहाँ लिख रही हूँ एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम, ठीक है, ये वैल्यू मैंने ले ली। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ बोला कि जितने सबस्ट्रेट थे उतने एंजाइम मैंने डाल दिया भाई, तो एंजाइम एक्टिविटी तो मैक्सिमम होगी, सारी एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट लगा होगा। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस हो गया ये मेरा, लेट्स से मेरा ये हो गया स्टार्टिंग का फर्स्ट केस हो गया, ये मेरा हो गया लेट्स से सेकंड केस। थर्ड केस इज कि सबस्ट्रेट तो अभी भी उतने ही है 100, लेकिन अब तुमने एंजाइम और एक्स्ट्रा डाल दिए, तो एंजाइम तुम्हारे पास हो गए 150। क्या अब अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, इसको उल्टा करते हैं, सॉरी सॉरी, एंजाइम पहुंचाए थे हमने 100 ना, लेट्स से मैंने कहा कि ठीक है अब मैं सबस्ट्रेट को बढ़ा देती हूँ क्योंकि सारे सबस्ट्रेट ऑक्यूपाइड है, मैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन 150 करती हूँ, यानी मैंने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, राइट। तो मैं वैल्यू कहीं यहाँ आएगी, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही हूँ ना इस डायरेक्शन में, तो मैंने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, क्या एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी थर्ड केस में? जितनी पहले थी उतनी रहेगी। क्यों नहीं बढ़ी? सबस्ट्रेट तो बढ़ा दिया मैंने। एंजाइम पहले जितनी, एंजाइम तो उतने ही है जितने पहले थे। एंजाइम तो उतना ही है, इट इज लाइक तुम्हारे घर पे ताला चाबी है, मैं तुमको क्या बोल रही हूँ कि तुम्हारा जितने भी एंजाइम्स है, दोज आर योर लॉक, ये तुम्हारा लॉक है, ठीक है, और तुम्हारी जो की है दैट इज योर सबस्ट्रेट। तो मैंने तुम्हें क्या दिया, बहुत सारी कीज दे दी, कीज तुम्हारे पास होगी 150, लेकिन ताले तुम्हारे पास कितने, 100। तो तुम जितनी मर्जी की ला लो, कोई फर्क पड़ेगा उस बात से? तुम्हारे पास ताले ही 100 थे, तो तुम की कहाँ लगाओगे ना। तो अगर मैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इस वैल्यू के बाद भी इंक्रीज करती हूँ, तो एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होगी या नहीं? नो मैम। ये बात इसके अलावा और किस किस को समझ आई? मैम रिपीट कर दो। अब तो बोल देना बेटा, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, क्या हो गया? ये कंटेनर है, ठीक है, ये मेरे सबस्ट्रेट है, कितने सबस्ट्रेट बनाए मैंने? 3 ठीक है, 3 इस वाले पहले वाले कंटेनर में मैंने एंजाइम कितने डाले? 1, ठीक है, तो एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट से अटैच हो जाएगा, यो मैम। ये मेरा पहला केस था। यस मैम। ये मेरा दूसरा केस है कि सेम कंटेनर है, उसमें मेरे पास अभी भी सेम सिचुएशन है, एंजाइम मेरे पास 2 कर दिए मैंने और सबस्ट्रेट मैंने 3 कर दिए, तो अब 2 एंजाइम ऐसे ऑक्यूपाई कर लेंगे सबस्ट्रेट को। यो मैम। यस मैम। मेरा तीसरा केस है कि मैंने सबस्ट्रेट डाले थे 3, वही जो चल रहा था वही चल रहा है अभी, और एंजाइम अब मेरे पास 3 है, यानी कि सारे के सारे सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम लगे होंगे यस मैम। ना। बेटा मैं बोल रही हूँ कि मैंने ये करा, फोर्थ केस भी लिया, मैंने कहा कि मैं एंजाइम तो 3 ही रख रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अब इसके अंदर और सबस्ट्रेट डाल रही हूँ, तो मैंने सबस्ट्रेट इसमें 6 डाल दी फॉर एग्जाम्पल, तो 6 भी बोल दे चल, 6 बोल छोड़, तो फोर्थ कर ले। तो 1 2 3 4, 3 एंजाइम थे तो 3 एंजाइम में लगे हुए हैं, तो क्या
रिएक्शन में कोई फर्क पड़ेगा कि स्पीड अप कुछ रिएक्शन होगा इस केस में, फोर्थ केस में? नो मैम। नहीं ना। क्यों? क्योंकि एंजाइम ही अवेलेबल नहीं थी। तो अगर मैं इस सबस्ट्रेट को 4 की जगह 5 कर दूं, या मैं 6 कर दूं, या मैं 7 कर दूं, तो क्या रिएक्शन, एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी? नो नो मैम। नहीं बेटा, एंजाइम की एक्टिविटी को इससे कोई लेना देना नहीं था ना कितने सबस्ट्रेट है। सारे एंजाइम तो बिजी है ना ऑलरेडी, ये तो बिजी है, तो इसकी एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इसके आसपास और कितने सबस्ट्रेट है, ये तो अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच है। तो एंजाइम को एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं आफ्टर दिस पॉइंट। पहले फर्क पड़ रहा था ना, पहले एक ही एंजाइम था, जब मैंने 2 एंजाइम बने तो ये केमिकल रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो गया, मैंने 3 डाले तो केमिकल रिएक्शन फास्ट हो गया। लेकिन जब सारे एंजाइम ऑक्यूपाई हो गए ना, तो उसके बाद जितने मर्जी सबस्ट्रेट डालो कोई फर्क नहीं पड़ता केमिकल रिएक्शन पे। बात समझ आई? यस मैम। है ना? यही वाली बात हमने यहाँ ग्राफ में लिख दी। हमने कहा कि स्टार्टिंग में पहले वाले केस में 100 सबस्ट्रेट थे, 10 एंजाइम थे, तो केमिकल रिएक्शन भी बढ़ रहा था। फिर हमने 100 सबस्ट्रेट थे, 100 एंजाइम थे, केमिकल रिएक्शन मैक्सिमम था। ये केमिकल रिएक्शन बहुत स्पीड में बढ़िया से चल रहा है। एंजाइम अभी भी 100 है, लेकिन मैंने सबस्ट्रेट 150 डाल दिए, तो एंजाइम की एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि ये जो लाइन है ये अब ऊपर नहीं जा सकती। ये एंजाइम की एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रही है ना, ये तो ऊपर जाएगी नहीं, क्योंकि सारे एंजाइम तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है ना, फालतू के एंजाइम तो पड़े नहीं है। लेकिन मैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही हूँ, तो ये ग्राफ अब ऐसे चला जाएगा। समझ आए? यो मैम। ये मैम। सो ये जो एंजाइम एक्टिविटी जिस पॉइंट पे मैक्सिमम थी उसको हम बुलाते हैं वी मैक्स। सो व्हाट इज अ वी मैक्स? इट इज द वैल्यू जहां पे एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम है। क्लियर? और इसको हम वाई कोऑर्डिनेट पे बनाते हैं वी मैक्स की वैल्यू। तो वी मैक्स इज द एंजाइम एक्टिविटी जहां मैक्सिमम होती है, दैट इज वी मैक्स वैल्यू। यानी कि सारे एंजाइम सारे सबस्ट्रेट से कंबाइन है, उसको कहते हैं वी मैक्स वैल्यू। समझ आया? यस मैम। इतना बहुत है। आई एम लॉन्चिंग द पोल। पोल करो और भाग जाओ। इसको डाउट है वो रुक सकता है।